सब सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और थोड़ी सी ज़रा क्लास लेट हो गई, स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया करे फ़ौरन अपनी क्लास। और हमारी जो क्लास है आज की वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ वैल्यू ऑफ जी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ वैल्यू ऑफ जी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बुक की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 एक एमसीक्यूज बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम पूरा सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन ये पेपर के अंदर एमसीक्यूज स्टाइल के अंदर डिस्कस होता है। तो आप भी इसको देख लीजिए एमसीक्यूज स्टाइल के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू स्टाइल के अंदर देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, एमसीक्यूज स्टाइल का क्वेश्चन। सवाल के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ। बताएं जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू क्या होगी इन फासलों पे। पहला फासला देखें जरा गौर से, क्योंकि मैं अभी डायग्राम से फिर समझाऊंगा। अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, जमीन की सरफेस से जमीन के रेडियस जितना ऊपर चले जाए, जमीन की सरफेस से जमीन के रेडियस जितना ऊपर चले जाए, ट्वाइस अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, जमीन की सरफेस से जमीन के रेडियस का डबल ऊपर चले जाए। ठीक है, दोबारा सुन लें, जमीन की सरफेस से जमीन की रेडियस जितना ऊपर जाना है और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जमीन की सरफेस से जमीन के रेडियस का डबल ऊपर जाना है और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर अस। तो हाउ कैन वी एलुबरेट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बात जहन में बैठा लो, हमारे पास ये अर्थ हो गई और ज़मीन की सरफेस से मुराद ये फासला होता है आरी। ठीक है, ये आरी। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद होता है तो उस पर जी की वैल्यू 9.8 होती है। डायग्राम का दूसरा हिस्सा देखो, अब एक ऑब्जेक्ट जो है ये तो आरी है, लेकिन जितना आरी है इतना ये ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे ऊपर आ गया, ये रहा। अब यहाँ पे आपको एक जी की वैल्यू निकालनी है जिसको आपने नाम दिया जी डैश। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है, यहाँ से इस जगह से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। पहले था आरी, अब एक आरी और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 आरी। यानी एक ऑब्जेक्ट अब किस फासले पे मौजूद है, 2 आरी पे मौजूद है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ, और ये तीसरी डायग्राम भी देख लो। तीसरी डायग्राम के अंदर ये है आरी यहाँ से यहाँ तक, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो आरी का डबल ऊपर चला गया, यहाँ ऊपर चला गया इस जगह। यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए इसको नाम दिया आपने जी डबल डैश। अब वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, शाबाश। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 आरी। 3 आरी कैसे बन रहा है, 2 आरी ये ऊपर गया और एक नीचे वाला आरी भी काउंट करेंगे, 3 आरी। आरी ऊपर गया, नीचे वाला आरी भी काउंट करेंगे, 2 आरी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का पहला हिस्सा है, ये हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा। यहाँ तक ओके करेंगे, 2 वैल्यूज निकालनी, एक जी डैश और एक जी डबल डैश। शाबाश, बाकी बच्चे भी जल्दी से, बाकी बच्चे भी। बाकी बच्चों का भी हमें यस चाहिए, वो भी यस कर दें जो नहीं। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, खवातीन भी सारी की सारी। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा, जल्दी से ज़रा देख लें, इसको इतना मुश्किल नहीं है, इसमें समझने वाली कोई खास चीज़ नहीं है, दोबारा से देख लें। एक ऑब्जेक्ट, अगर आपने लेट ज्वाइन करा इसलिए आपका मिस हो गया होगा, वरना मैं बात समझा चुका था। एक ऑब्जेक्ट बेटा ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगा और कितना ऊपर गया, आरी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ज़मीन के सेंटर से नापे तो पहले से एक आरी होता है, फिर एक आरी है ऊपर मजीद चला गया, कितना हो गया, शाबाश 2 आरी हो गया बेटा। आपने इस जगह पर जी की वैल्यू निकालनी है, जी डैश का मैंने इसे नाम दिया।
अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन की सरफेस से कितना ऊपर चला गया बेटा, 2 RE ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया, 2 RE ऊपर चला गया। इस जगह पर आपने जी की वैल्यू निकालनी है, और ये जी की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, ज़मीन के सेंटर से निकालनी है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, पहले तो RE होता है, ये रहा 2 RE ऊपर चला गया, टोटल कितना हो गया 3 RE। पहले से RE 2 RE ऊपर गया 3 RE। तो एक दफ़ा 2 RE फासले पे वैल्यू निकालें, एक दफ़ा 3 RE पे निकालें। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इसकी एक टेक्निक है जिससे जवाब डायरेक्ट मिल जाता है, और वो टेक्निक क्या होती है, वो टेक्निक ये फॉर्मूला होता है, और इससे ज़रिए MCQs का जवाब डायरेक्ट दे सकते हैं। जवाब इस तरह देते हैं, जी डैश 1 बॉक्स स्क्वायर इंटू जी। ये टेक्निक है, यानी अगर एग्जाम में MCQs आता है तो आपने इस फार्मूले के जरिए MCQs का आंसर फटाफट तलाश कर लेना है और जवाब दे देना है। इस बॉक्स के अंदर कौन आएगा, बॉक्स के अंदर RE के साथ जो नंबर होगा वो बॉक्स में आएगा। ठीक है, RE के साथ जो नंबर होता है ये बॉक्स में आता है, ये वाला, ये सही। अब आप यहाँ पे 2 रख के सॉल्व करो, देखो क्या जवाब आता है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ वाला 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये जवाब बनेगा 1/4G। और अगर मैं इसके लिए सॉल्व करता हूँ तो क्या जवाब बनेगा, यहाँ 3 आ रहा है, 3 रखो, 3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 9, तो ये बनेगा 1/9G। ये जवाब अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके भी लाके दिखाता हूँ। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको ये जवाब MCQs के ऑप्शन में तलाश करके टिक लगा देना है। ठीक है, अच्छा देखें एग्जाम में MCQs कैसे आएगा, जैसे मैंने सवाल पढ़ा है वैसे आएगा। वो कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट जमीन के रेडियस जितना ऊपर गया है, रेडियस, वो आपको सिर्फ रेडियस बता रहा है, तो आपने अपने तौर पे एक और रेडियस उसमें ऐड करना है, तो बनेगा ये 2 रेडियस। अब वो आपसे कहेगा एक ऑब्जेक्ट जमीन के रेडियस का डबल ऊपर जा रहा है, तो जो नंबर भी वो बताया उसमें एक बढ़ा कर लेना है। वो कह रहा है 2 ऊपर जाएगा, आपने एक बढ़ा कर लेना है, कितना हो जाएगा 3 आएगा। वो कहता है जमीन की सरफेस से 3 टाइम्स रेडियस ऊपर गया, 3 वो खुद बताता है, सवाल में लिख के देता है, MCQs में लिख के देता है 3 4। तो जो भी वो बताया उससे एक बढ़ा के लेना, 3 लिख के देता है तो 4 ले लेना, 4 लिख के देता है तो 5 ले लेना। अब जैसे इस वाले में उसने कहा था सिर्फ रेडियस ऊपर गया तो एक बढ़ा के लिया 2, इसमें बोला था ट्वाइस ऊपर गया, एक बढ़ा के ले लिया 3, क्योंकि ये जो नंबर है इनसे MCQs का जवाब आएगा। ठीक है, ओके है। अब जल्दी से इसकी कैलकुलेशन देखो, यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको डेटा। डेटा के अंदर कुछ खास नहीं है क्योंकि ये MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम जरा थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। जी डैश निकालिए, और ये जी डैश आप निकालिए 2 RE पे, फिर दोबारा से जी डबल डैश निकालिए, और ये जी डबल डैश निकालिए 3 RE पे। सवाल की कैलकुलेशन देखें आप जरा, शाबाश। ये सवाल का पहला हिस्सा कर दें या सवाल का दूसरा हिस्सा कर दें। सवाल का पहला हिस्सा तरीका वही है जो मैंने कल क्लास के अंदर सिखाया था, जो बच्चे कल क्लास में आए थे, एट सरफेस ऑफ अर्थ। पहले ज़मीन की सरफेस का फॉर्मूला, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो ज़रा तवज्जो से देखें, क्योंकि ये सब बातें मैं कल क्लास के अंदर बच्चों को डिटेल से सिखा चुका हूँ। ज़मीन की सरफेस पे फॉर्मूला होता है GME/R²। लेकिन इस वक्त आप ऊपर जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं, एट अ डिस्टेंस लिखेंगे अभी हम, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 RE। तो बेटा इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, देखें, जी की जगह जी डैश हो गया, ऊपर जाने से इसी फॉर्मूले को देख के लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को देख के लिख रहा हूँ। कैपिटल जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जमीन के मास पर ऊपर जाने से कोई असर नहीं पड़ता। RE की जगह पर क्या आ जाएगा, शाबाश 2 RE आ जाएगा, स्क्वायर 2 RE आ जाएगा। ओके करें यहाँ तक, शाबाश। स्पेशली जो बच्चे कल नहीं थे उनका भी मुझे अगर ओके मिल जाता है आपके साथ तो बहुत अच्छा होगा। फिर बच्चों को कल मैंने एक जुमला सिखाया था, कहते जुमला सीख लो और जहन में बिठा लो, नुमाइकस में बहुत काम आने वाला है, बहुत मदद करने वाला है। और वो जुमला था, नंबर करो अलग, सिंबल करो अलग। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना।
एट द डिस्टेंस ऑफ 2 आरी, फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, कल मैं एक जुमला सिखाया था, फोन आ गया था उसे रिसीव कर रहा था, सॉरी। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर करो अलग, सिंबल करो अलग, नंबर करो अलग, सिंबल करो अलग। ये जुमला कल मैंने बच्चों को सिखाया था इस वाले में। तो आपने क्या करा, ऊपर देखें कोई नंबर आ रहा है, ऊपर कोई नंबर नहीं आ रहा, 1 ले लें। ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 ले लें। 2 का स्क्वायर करके अलग करें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। और सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। जी एम ई आर ई पे स्क्वायर हो गया, जी एम ई आर स्क्वायर, और ऊपर कुछ नहीं था, 1 लिया, 2 का स्क्वायर करा, 4। अब ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, क्या ये ऊपर पहले से लिखा हुआ, ये रहा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये रहा। और अगर ये ऊपर पहले से लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर हो गया, शाबाश, ये जी के बराबर हो गया। और अगर ये जी के बराबर हो गया तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई जी। क्या यही वो जवाब था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था आपको, ये देख लीजिए कैमरे से। और ये जवाब मैंने आपको डायरेक्ट दिया है कैलकुलेशन के बगैर, सिर्फ और सिर्फ खाली इस टेक्निक के जरिए। तो अगर हम इस टेक्निक के जरिए सॉल्व करेंगे तो ये जवाब देखें डायरेक्ट आएगा एमसीक्यूज का। अच्छा, पेपर में यही वाला जवाब एमसीक्यूज का जी के बजाय वेट के हिसाब से भी आता है। तो अगर वो वेट के हिसाब से, यदि जी के बजाय वेट के बारे में पूछे कि बताएं एक ऑब्जेक्ट का वेट जमीन के रेडियस के डबल अगर ऊपर चला जाए तो क्या होगा, तो आप समझ जाएं उसने जी की जगह वेट लगाया है। सेम यही वाला जो फॉर्मूला है ये वेट से ऐसे बन जाएगा, डब्ल्यू डैश 1/बॉक्स स्क्वायर डब्ल्यू, ऐसे। सही है। अगर वो वेट से पूछता है तो आपने वेट की लैंग्वेज यहाँ पे यूज करनी है, जी से पूछे तो जी की लैंग्वेज यूज करनी है, तवज्जो रखिएगा इस बात को। अच्छा, ये 1/4 जी आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। वैसे तो यही जवाब है फाइनल, लेकिन आपकी किताब में कैलकुलेट करा है उन्होंने, तो 9.8, 9.8 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा जल्दी से, शाबाश। 9.8 डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, 9.8 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप सो यहाँ तक बच्चों को सब क्लियर हो गया होगा। बगैर कोई टाइम ज़ाया करे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से सेकंड पार्ट पर। क्या आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करेंगे, शाबाश। और वो हेल्प क्या करना है आपने, बहुत आसान सी हेल्प है। और क्या आप इसी कैलकुलेशन को बेस बनाकर इसका सेकंड पार्ट को ट्राई कर लेंगे। मेरे ख्याल से मुझे नीडेड नहीं लग रही कि मैं इसका सेकंड पार्ट ट्राई करूँ। आपने सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, यहाँ लिखना है 3 आ रही, यहाँ 3 डालेंगे, 1 ऊपर अलग, 3 का स्क्वायर 9 अलग, 1/9 जी हो जाएगा। फिर उस वैल्यू को 9 से डिवाइड करके लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। बेटा बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अगेन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, और ये पेपर के हिसाब से इसकी बड़ी अहमियत मानी जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 की। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह से देखो मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सेंटर से कितने फासले पे जाएं, ज़मीन के सेंटर से कितने फासले पे जाएं, डज द ग्रेविटेशनल acceleration have one half the value that it has on earth surface। जहां जाकर g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं बेटा, g को, जहां जाकर g की वैल्यू अपनी असल वैल्यू के मुकाबले में क्या हो जाती है, हाफ हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, बुलंदी पे जाता है, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो आपसे कह रहा है बताएं आप कितने ऊपर चले जाएं, कितने फासले पे चले जाएं ज़मीन के सेंटर के लिहाज से, जहां जाकर जी की वैल्यू अपनी असल वैल्यू के मुकाबले में कितनी रह जाए बेटा, शाबाश, हाफ। ये सवाल उलट हो गया, इस सवाल में इन्होंने फासला पूछा है और जी की वैल्यू हमें बताई है। एट वॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करवाया है और जी की वैल्यू हमें इसमें इन्होंने बता दी है। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम एलुबरेट करता हूँ, बहुत आसान सी डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगी। ये ज़मीन का सेंटर है और ये वो जगह है। ये जगह कितनी है और कहाँ पर है, इस फासले को हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए मैंने इस फासले को एक नाम दे दिया है और वो नाम है आर। ये फासला मैंने ज़मीन के सेंटर से नापा है।
इस जगह पर जो g की वैल्यू बनेगी वो इन्होंने हमें सवाल में बता दी है। g की वैल्यू बनेगी g डैश और वो एक्चुअल वैल्यू का हाफ होगी। सवाल में आपने देखा, मैंने कई दफ़ा पढ़ा था, इस जगह पर जाकर g की वैल्यू क्या होगी, g/2। ये जगह कहाँ पर है बेटा, ज़मीन के सेंटर से नापी गई है। कितने फासले पर है, r। आपको ये r फासला कैलकुलेट करना है। ओके करें यहाँ तक, शाबाश। बाकी बच्चे भी जल्दी से। अच्छा, नज़र कुछ ज़्यादा ऊपर कर दिया था। इसका डेटा बनाते हैं और डेटा बनाने के अंदर पहले हमें एक वर्डिंग लिखनी है इसमें, लेट r बी द डिस्टेंस। वर्डिंग आसान सी है, लेट r बी द डिस्टेंस वेयर वैल्यू ऑफ g बिकम हाफ। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये वर्डिंग ना याद रह पाए तो आप सादा डेटा भी बना सकते हैं, वो भी दिखा रहा हूँ आपको, वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने g की वैल्यू लिखनी है। g की वैल्यू है g/2 और यहाँ पे r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सादा सा डेटा है। ये खाली 2 लाइनें लिखकर भी आप डेटा को चला सकते हैं, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सोल्यूशन, तो बच्चों जब हम एक हाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ जाकर g का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। और देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, एट a distance of r। हाँ बेटा आ गया बेटा, g/2 सवाल में गिवन था। सवाल में उन्होंने बताया था g की वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसलिए g को 2 से डिवाइड किया गया। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करना होता है ना, सवाल में लिखा हुआ था उन्होंने, g की वैल्यू हाफ हो जाएगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, बच्चों जी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ रफक में अलग से लिख के दिखा देता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये जी का फॉर्मूला होता है GME/RE²। ये जी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को आपने थोड़ा सा बदल कर लिखना है। कैसे लिखेंगे हम और आप मिलकर? सबसे पहले वो फॉर्मूला आप एक हाइट पे लिख रहे हैं, बुलंदी पे लिख रहे हैं, तो वहाँ जी नहीं जी डैश है। कैपिटल जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट होता है। मास ऑफ अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन RE² नहीं आएगा क्योंकि इस वक्त आप जिस फासले पे हैं उसको आपने अपने सवाल के अंदर डायग्राम में क्या RE² बोला, यानी RE बोला या R बोला था? शाबाश, तो हमने उसे R बोला था। क्या आपको नया फॉर्मूला समझ में आ गया? देखिए वही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, जी डैश आएगा जी की जगह पे, GME एज इट इज कॉपी हो गया क्योंकि कांस्टेंट होते हैं, और RE की जगह पे R आ जाएगा, R² हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, बहुत आसान सी कैलकुलेशन होने वाली है। जी डैश की वैल्यू सवाल में गिवन थी G/2 GME/R² एज इट इज, कोई और वैल्यू रखने की इजाजत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एरो देखें ये एरो कैसे बने हुए हैं और इन एरो के हिसाब से चीज़ों को मूव करें। सबसे पहले ये देखें डबल एरो बना हुआ, यानी इन दोनों ने अपनी जगहें बदल दी, ठीक है, और 2 चला गया वहाँ पे। और से नज़र देख लें और फिर मुझे ओके कीजिएगा। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ चुका है। R² चला गया स्मॉल g की जगह पे, 2 चला गया GME की जगह पे, तो बना 2GME/G R²। ओके है यहाँ तक? जल्दी से देख के ओके करें सारे, ताकि मैं फिर आगे आपको बता सकूँ। हमारा जुमला जो है वो अपनी जगह पे कायम दायम है। जुमला क्या था हमारा, नंबर करो अलग, सिंबल करो अलग। तो नंबर कर लो अलग और सिंबल कर लो अलग। ऊपर नंबर आ रहा है 2, नीचे कोई नंबर नहीं आ रहा तो नीचे कोई नंबर नहीं लिखेंगे। यहाँ तक कि नीचे 1 है लेकिन नीचे 1 शो नहीं करते, इसलिए सिर्फ 2 अलग करो, और जो बाकी सिंबल आ रहे हैं उन्हें अलग करो। GME/G। अब ये GME/G क्या है, तो और से जरा अपने मैन फॉर्मूले को देखो, ये लिखा हुआ रफ में मैन फॉर्मूला। अगर आप इन दोनों की जगहें बदल देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या एक नया फार्मूला आपके सामने आ जाता है? आपने यस और नो के हिसाब से जवाब देना। RE² चला गया जी की जगह पे, जी आ गया RE² में, तो एक नया फार्मूला बन गया। उसी फार्मूले के अंदर थोड़ी सी रद्दो बदल करके GME/G। तो इसका मतलब ये हुआ R² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय RE²। RE² स्क्वायर के साथ,
अब आपने यहाँ से स्क्वायर हटा लेना है और जैसे आप ये स्क्वायर हटाएंगे इन दोनों वैल्यूज के ऊपर लग जाएगा रूट। ठीक है, अब मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छी हो तो मामला ज़रा और अच्छे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मज़े दिखाता हूँ। ये रफ़ा की चल रहा है, देखिए लिखा हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है इसलिए रूट कट जाएगा, सही है, और जवाब आ जाएगा ए बी। लेकिन अगर लिखा हो ए स्क्वायर बी तो याद रखें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए का रूट कटेगा, बी का नहीं, क्योंकि ये रूट असल में दोनों का नहीं बल्कि अलग अलग होता है। ये रूट असल में एक्चुअली इस तरह होता है जिसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं ए स्क्वायर रूट बी, ऐसे करके। तो ए अपना रूट तो काट सकता है लेकिन बी अपना रूट नहीं काट सकता, तो ए स्क्वायर बी का आंसर ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसी बात को यहाँ पर आपसे कहूँ कि ज़रा मुझे यहाँ पे ज़रा बता दें, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा। रफ रख था ये भी, तो ये हो गया आर टू रूट में रह जाएगा और आर ई स्क्वायर अपने रूट को काटेगा, तो ये हुआ रूट टू आर ई। फिर ये टू का रूट लेना आपकी मर्जी पर होता है, आप लें या ना लें, इसको ऐसे छोड़ दें, ये सवाल ऐसे ही छोड़ा जाता है और यही इसका जवाब होता है। बताएं समझ में आया? रूट टू आर ई ओके करें। आर ई ने आर ई स्क्वायर ने अपना रूट काटा है, ऊपर यहाँ मिसाल देख लें, और टू रूट एज इट इज। आपकी किताब वालों ने टू का रूट भी शायद निकाला हुआ है और वो निकाल कर आर ई से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। असल में ये फासला जो बना है वो बना है ज़मीन के रेडियस का रूट टू टाइम्स ऊपर जाएंगे तो नतीजे के अंदर आपको वो फासला मिल जाएगा। अब ये सवाल पेपर में कई दफ़ा आया और बदल बदल के आया है, तो वो बदले हुए जो अंदाज है वो आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, और वो होमवर्क क्या होने वाला है ज़रा गौर से देखें। मैं यहाँ मुख्तलिफ तरह के सवाल लिख रहा हूँ और उसको आप आइडिया कर लें, क्योंकि यहाँ छोड़ें, यहाँ देखें आपको होमवर्क दिखाते हैं। अच्छा, आपने एक बात नोट करी और वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि उसने सवाल में कहा कि जी डैश बराबर था जी अपॉन टू। जरा समझें इस बात को, जी की वैल्यू जी अपॉन टू ये सवाल में गिवन था। ठीक है, जी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया रूट टू आर ई, तो जो नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही यहाँ पे रूट में आ रहा है और आर ई फिक्स है। तो इसका मतलब है कि अगर एग्जामिनर सवाल बदलता है तो हम इसी टेक्निक को फॉलो करके जवाब तक पहुंच सकते हैं। तरीका वही होगा जो मैंने सोल्यूशन बनाया, पूरा तरीका उसी तरीके से चलेगा, लेकिन आपको जवाब पहले से पता चल जाएगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब पहले से पता चल जाए तो आप खुद अंदाज़ा करें कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है जवाब को जहन में रखते हुए। इसलिए प्रूफ दैट के क्वेश्चन काफ़ी आसान माने जाते हैं। अब आपने होमवर्क के तौर पे क्या लेने हैं, कुछ सवाल की प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैंने जी की वैल्यू कर दी जी अपॉन 3, तो जवाब क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू, ये आंसर है, कैलकुलेशन पूरी करनी, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ये एमसीक्यूज में नहीं आता, ये क्वेश्चन की शक्ल में आता है। अगर एमसीक्यूज की शक्ल में होता तो एक टेक्निक से डायरेक्ट जवाब दे देते हैं आप, लेकिन ये एमसीक्यूज की शक्ल में, तो ये इसका आंसर है, ये आंसर आना चाहिए। जो नंबर नीचे होगा वो रूट में जाएगा। इसी तरीके से जी डैश जी डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू रूट 6 आर। ये सब नंबर पीछे मौजूद है, वहां से देख सकते हैं, वहां से कैलकुलेशन वगैरह जब आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा भी होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 4। तो आप बताएंगे क्या जवाब होगा इसका? आर इज इक्वल टू, जो नंबर नीचे है वो रूट नहीं बना सकेंगे आप चैट में, तो आप रूट को वर्डिंग में लिख सकते हैं। जैसे ये वर्डिंग में बनेगा 6 रूट आर ई, ये बच्चे ने सही लिख के दिया, अंडर रूट, यानी लिखने का तरीका सही था, अंडर रूट 4 आ रही, ऐसे करके, ऐसे अंडर रूट 3 आ रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रही। अंडर रूट तो मैं खुद बोलता भी नहीं हूँ, अंडर द रूट ये वर्ड सही नहीं है, स्क्वायर रूट एक्चुअली वर्ड। तो बेटा इसका सही जवाब जो है, जो ज़्यादातर बच्चे देते हुए नजर आए वो 4 देते हुए नजर आए। तो इसका सही जवाब बेटा 4 नहीं था, इसका जवाब है 2 आ रही बगैर रूट के। थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करा करें बेटा। आप खुद देखें ना कि अगर आप इस रूट के अंदर 4 को रखेंगे तो बेटा 4 तो रूट से निकल सकता है और आसानी से निकल सकता है। आज जिस बच्चे ने यही जवाब दिया वेरी गुड, शाबाश। 6 को निकालेंगे ना डेसिमल में आएगा, 3 को निकालेंगे डेसिमल में, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है उसको रूट में लिखना अजीब सा है। लिखेंगे लेकिन वो रूट से निकल जाएगा 2 1 पे, तो इसलिए सही जवाब ये वाला है। ये 3 सवाल दे रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला है तो बताओ। ओके, क्लियर है अच्छी तरह से?
अच्छा भाई, अब हमारे पास असल में जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो रह गए हैं डेप्थ के न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, और वो डेप्थ के न्यूमेरिकल जो है बुक में एक भी नहीं है। कुछ डेप्थ के न्यूमेरिकल मुझे पास पेपर से ट्राई करवाना है, और कुछ डेप्थ के न्यूमेरिकल जो है ना वो मैं पास पेपर से ही ट्राई करवाऊंगा। उनमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स हैं डेप्थ के, वो बहुत अच्छे दिए हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि आज हम अपना मामला फ़िलहाल, ये आज की क्लास काफ़ी मुख्तसर रही, लेकिन चलें इसी दुआ के साथ कि ये आज हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लास हो और इंशाल्लाह पीर से हम फिज़िकल हो जाएं, क्योंकि फ़िज़िकल क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, और आपको थोड़ा सा तेज़ भी लेके चलना है। तो बस दुआ करेंगे इंशाल्लाह पीर से इंशाल्लाह फ़िज़िकल हो जाए, और कोर्स को उसी तरीके से लेकर भागे जिस तरह से माशाल्लाह से शुरुआत की थी हमने। एक्सेलरेट लगाएं और इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ें। मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, जाइएगा नहीं, अटेंडेंस ले लो, फिर यहीं तक रखें फ़िलहाल। और फिर डेप के न्यूमेरिकल और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह मैं आपको पीर के दिन फिज़िकल क्लास के हिसाब से ट्राई करवा दूँगा। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं अटेंडेंस ले लूँ, ठीक है? तो बच्चों, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह पीर के दिन मिलते हैं। फ़िलहाल यहीं तक रख लें, फिर आने वाले वीक के मंडे को कंटिन्यू करके इसको मुकम्मल एंड करके चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया? ये सारे होमवर्क ट्राई कर लेना, और वो जो एक सवाल छोड़ा था उसको ट्राई कर लेना, ठीक है? थोड़ा कम पड़ा है, माज़रत, ज़रा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे फिजिकल के अंदर। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।